हेलो एवरीवन, सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित एमसीक्यू कराऊंगा। ये एमसीक्यू मैं आपसे घटनाचक्र से करा रहा हूँ। ये लेक्चर आपकी जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा है एमपीपीएससी की, जो 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हम जितने भी घटना चक्र से संबंधित जो आपके वो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है ना, साइंस एंड टेक हो गया, उन सब की वीडियोस आपके लिए लाएंगे। उन सब के एमसीक्यू आपको मैं कराऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आपको इसका आंसर देना है। आपके ऑप्शन है ए 7 अधिवेशन, बी 9 अधिवेशन, सी 12 अधिवेशन, डी 15 अधिवेशन। तो करिए इसका आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है आंसर सी, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 12 अधिवेशन हुए हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका हम। तो देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को फिर से उसका समवेत हुई थी, मतलब फिर से वो बैठी थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी है। मतलब टोटल हुए हैं 11 अधिवेशन। अब ऑप्शन में 11 नहीं दिए हुए हैं, तो उन्होंने क्या माना है? 12 ऑप्शन माना है। ये सारे एमसीक्यू मैं आपको घटना चक्र से करा रहा हूँ। यदि आप इसके पहले के संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित एमसीक्यू देखना चाहते हो तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक एमसीक्यू आपको करा दिए थे। अब उसके आगे के एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूँ। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारत की संविधान सभा जो है उसकी अंतिम बैठक की सही तिथि को आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, आपका बी नंबर का ऑप्शन है 5 दिसंबर 1949, सी नंबर का ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी नंबर का ऑप्शन है 25 जनवरी 1950। तो आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। तो करिए आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 24 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपको ये बताना है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ए नंबर का आपका ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी नंबर का आपका ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है वो है 3 वर्ष 11 माह और 5 दिन। तो आपको बताना है, ये डी नंबर का ऑप्शन है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका सही आंसर आपको करना है। तो करिए आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को, इतना समय लगा था। ठीक है, तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, तो आपको 2 सूची दी गई हैं एक्स और वाई, इनको क्या करना है? आपको मिलाना है और फिर उसके बाद कूट दिए हुए हैं, उससे आपको आंसर करना है। तो देखो, पहला क्या दिया है आपको? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष।
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य। सी नंबर का आपका राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। और डी है आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। आपके जो वाई सूची में जो है वो है वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एस.सी. मुखर्जी। आपको इसका आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। आपके कूट जो हैं, आपके कूट ये हैं, आपको इसमें से सही आंसर करना है कि सही आंसर क्या है। तो करिए आंसर, देखो करने की कोशिश करते हैं हम। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे कौन? एस.सी. मुखर्जी। ठीक है ना। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। तो पहले का क्या हो गया? 4 हो गया, मतलब ए का क्या हो गया? 4 हो गया। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, ये मिला दिया हमने। ठीक है। फिर है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है। तो वी का क्या हो गया? ये 3 हो गया। तो के.एम. मुंशी थे प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। अगला जो आपका है वो है राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बी.टी. कृष्णमाचारी। तो सी का क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। और डी नंबर का है आपका वो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपका क्या हो गया? तो आपका ए का हो गया क्या? 4। ठीक है ना। तो ए का 4। आपका वी का क्या हो गया? बी का हो गया 3। तो वी का 3। आपका सी का क्या हो गया? आपका सी का हो गया 1, ये 1। आपका डी का क्या हो गया? डी का आपका हो गया 2, तो ये 2। तो देखो ये सारे काय में दिख रहा है आपको, ये आपके देखे लिखे हैं कूट। तो देखो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है ना। ए का क्या है? 4, बी का क्या है? 3, सी का क्या है? 1 और डी का क्या है? 2। डी का 2 ये लिखा ना यहाँ पे, डी का 2, मतलब ये डी है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर ये है। थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बी.टी. कृष्णमाचारी ने। ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर देखो थोड़ा सा नोट लिखा है, नोट को पढ़ लेते हैं हम। क्या है? संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो थे फ्रैंक एंथोनी, ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले क्या थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो पहले इसमें क्या बताया गया है, इस नोट में आपको क्या क्या पता चल गया? सबसे पहले तो देखो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे अस्थायी उपाध्यक्ष। साथ ही साथ अस्थायी जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एस.सी. मुखर्जी कौन थे? पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो ये है। कभी ये पूछ ले कि पहले नामित उपाध्यक्ष कौन थे, तो नामित उपाध्यक्ष भी कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। ये क्वेश्चन आया है MPPSC में। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, या संवैधानिक सभा या संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी BN राव, डी के.एम. मुंशी। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो आंसर कीजिए। तो देखो इसका सही आंसर है BN राव। BN राव जो थे वो संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। सी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। तो देख लो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। इनका पूरा नाम है ये BN राव जो हैं, BN राव जो मैंने आपको बताया अभी, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान सभा का
प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, सी नंबर का आपका ऑप्शन है के संथानम द्वारा, डी नंबर का आपका ऑप्शन है के एम मुंशी द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या है सही, कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो देखो इसका सही आंसर है बी एन राव द्वारा। बी एन राव द्वारा क्या किया गया था, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अब थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल रूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। जो बी एन राव ने जो क्या किया था, पहला प्रारूप तैयार किया था, उसमें क्या थे, 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियाँ थी। तो ये सब फैक्ट आपको मिलते जाएंगे, जितने आप घटना चक्र के एमसीक्यू को लगाओगे उतने आपके फैक्ट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था, बी नंबर का आंसर सही था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, वी एन राव द्वारा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, बी नंबर का आपका ऑप्शन है 14 नवंबर 1948, सी नंबर का आपका ऑप्शन है 25 नवंबर 1948, डी नंबर का आपका ऑप्शन है 25 नवंबर 1949। तो आपको ये बताना है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटियाँ हैं, इनमें से कोई भी डेट सही नहीं है। ठीक है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे इसकी डेट, सही डेट क्या है। तो देखो देखते हैं हम। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो है वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प क्या है, सही नहीं है। कई बार त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पीएससी द्वारा, जो अदर स्टेट की पीएससी होती है, एमपीपीएससी होती है, वो त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो उसका सही आंसर है 17 नवंबर 1949। तृतीय वाचन जो है संविधान सभा का वो 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये हो गया 37वें नंबर का क्वेश्चन आपका। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ए नंबर का आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी नंबर का ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी नंबर का ऑप्शन है फरवरी 11 1948, डी नंबर का आपका ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है, तो कीजिएगा आंसर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो देखो इसका सही आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। तो देखो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को क्या किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया। अतः संविधान को अपनाने की, कभी पूछ ले संविधान को अपनाने की, या कभी पूछ ले क्वेश्चन में उसके पूर्ण होने की, या कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि संविधान के पारित होने की, या कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि इसको अंतिम रूप देने की संविधान को, तारीख कौन सी है, तो वो तारीख है 26 नवंबर 1949। याद रखना, 26 जनवरी 1950 नहीं है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन क्या हुआ था, नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध क्या हुए, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। ठीक है, तो अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ठीक है,
कभी भी क्वेश्चन आए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ या पूर्ण रूप से क्रियान्वित कब हुआ संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है। बाकी समय यदि आपसे पूछे कि संविधान को अपनाने की तारीख, उसके पूर्ण होने की तारीख, पारित होने की तारीख, इसको अंतिम रूप देने की तारीख क्या है, तो 26 नवंबर 1949 है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी नंबर का आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, सी नंबर का आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949, डी नंबर का है 15 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन अभी हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं। तो देखो, ए नंबर का आपका ऑप्शन सही है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। जो प्रस्तावना जो दी हुई ना, उद्देश्य का जिसको बोलते हैं, उसमें भी यही डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर का आपका आंसर सही हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ठीक है। फिर आपको कई सारी डेट दी हुई हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वीकृत किया गया था, 30 जून 1948 को स्वीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, या 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। ये लिखा है। ठीक है ना, कि 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है। तब आपको इसका आंसर देना है। करिए आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों डेट दे दी जिसमें आपको कन्फ्यूजन होने वाली है। 26 नवंबर 1949 भी दे दी और 26 जनवरी 1950 भी दे दी। ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया। तो देखो, स्वीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। अभी ऊपर ही हम पढ़ के आए, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन, कि 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत किया गया है। 26 जनवरी 1950 जो आपकी है, इस दिन क्या हुआ है, पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। तो देख लो, सही आंसर क्या है, सी। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 15 जुलाई 1947 को। तो इसका आपको आंसर करना है। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है MPPSC में 1998 में, MPPSC में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 23 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, या डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है 26 दिसंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है ना। तो देखो, इसमें ये वाली डेट तो दी ही नहीं है। ये वाली डेट जो लिखी है, देखो 26 नवंबर 1949 वाली डेट दी नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं लागू कब हुआ था। ठीक है। तो आपको इसमें वो वाली डेट दी नहीं हुई है, तो आपको बिना शर्त के आपको लगा देना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो, ए नंबर का आपका ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी नंबर का आपका ऑप्शन है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी नंबर का आपका ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था। डी नंबर का आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, मतलब किस लिए किया गया। तो ये आपको जो ऑप्शन के रूप में 4 कारण दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक बताना है कि किस वजह से 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था संविधान को। तो करिए आंसर। तो देखिए, उसका सही आंसर है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1930 का, उसमें उसने क्या किया था, कांग्रेस ने 1930 में इस दिन 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का क्या किया गया था, संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट लिखा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आज़ादी के पूर्व किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले औपचारिक रूप से किस दिन मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस, तो वो डेट जो है वो है 26 जनवरी को। ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या की गई, घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का क्या किया गया, संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु, मतलब यादगार बनाने हेतु क्या किया गया, यादगार बनाने हेतु संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है वो है ए 26 अक्टूबर को, बी 26 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 15 अगस्त को, या ई नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि भाई सही आंसर क्या है, कि भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। करिए आंसर इसका। तो देखो, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है ना, बी नंबर का आपका ऑप्शन सही है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या है, बी 26 नवंबर को। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, तो देखो, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना, रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। इस बार के रिपब्लिक डे था, उसके कौन थे चीफ गेस्ट, वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। मतलब कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या भारत की संसद द्वारा। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या भारत की संसद द्वारा। तो आपको इसका आंसर करना है, तो करिए आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर जो है वो है संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा थी, संविधान सभा ही अंतरिम संसद थी। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम करती रही। फिर मई 1952 में क्या हुए, आम चुनाव हुए, फिर नई निर्वाचित संसद आई। ठीक है, तो संविधान को अपनाया किसने होगा, संविधान सभा द्वारा। ब्रिटिश संसद तो भारतीय संविधान को अपनाएगी नहीं, गवर्नर जनरल अपनाएगा नहीं, भारतीय संसद थी नहीं तब, संविधान सभा थी। ठीक है, तो देख लो, तो थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लो उसका क्या है। ए नंबर का आपका ऑप्शन सही है कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो देखो, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ए नंबर का आपका ऑप्शन सही था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हूँ। आपका ए नंबर का ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, बी नंबर का ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी नंबर का ऑप्शन है भारतीय संसद द्वारा, डी नंबर का ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा। जो ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। तो देखो इसका सही आंसर है क्या, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है वो है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था किस डेट को। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आपके ऑप्शन जो है वो है 26 जनवरी 1950 को, बी नंबर का आपका ऑप्शन है फरवरी 11 1948 को, सी नंबर का आपका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, डी नंबर का आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर बताइए। तो सही आंसर जो है इसका वो है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, आपको ये बताना है कि बी आर अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था संविधान सभा में। तो आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, और डी पंजाब से। तो आपको बताना है इनमें से बी आर अम्बेडकर का जन्म बी आर अम्बेडकर निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था। तो देख लो, सी नंबर का ऑप्शन है क्या है, तत्कालीन मध्य भारत से, डी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है पंजाब से, ए नंबर का आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बी नंबर का बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इसका सही आंसर है ए पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 48वें नंबर का। इसका आंसर मैंने आपको गलत बता दिया, इसका आंसर है बी बम्बई प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था, उनका निर्वाचन हुआ था। किसका, बी आर अम्बेडकर का। सही आंसर क्या है, बी है बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, इसमें पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। जो पहला निर्वाचन था थी ना, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा का प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। बाद में क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो बाद में यह क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी, ठीक ना। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से क्या हुए थे, वो निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में। इसके पहले वो हुए थे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से जब हुए थे, पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग से, तो वो क्या हुआ था, वो पाकिस्तान में चला गया था। इसके बाद उनको दोबारा निर्वाचित किया गया, कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। और पूना सीट उनके लिए किसने खाली की थी, वो खाली की थी M.R. जयकर ने। M.R. जयकर ने उनके लिए ये सीट खाली की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अविष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। समझ रहे आप बात को, मतलब पूर्वी बंगाल से हुए थे वो। बंगाल में आप कन्फ्यूज हो सकते हो, वहाँ पूर्वी बंगाल ही लिखा था, वहाँ लिखा था पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। देखो ऑप्शन में दो, ये देखो ए नंबर का ऑप्शन, आपका ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, बी नंबर का था बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सही क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी। मैं इसी चक्कर में ये आपको गलत आंसर बता गया था, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसे हम कन्फ्यूज होते हैं वहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी क्या है, इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यद्यपि क्या है, विकल्प ए
में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने क्या किया था, बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर क्या है, बी सही है। बी नंबर का आपका ऑप्शन सही है, बम्बई प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। MPPCS में ये क्वेश्चन आया है 1992 में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो देखो आपके ऑप्शन है ए 1886 और 1951 में, बी 1891 और 1956 में, सी 1877 और 1961 में, डी 1889 और 1961 में। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो करिए आंसर। तो देखो उसका सही आंसर है बी 1891 और 1956 में क्या हुआ था। 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। तो देख लो आंसर क्या है, बी सही है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। तो डिस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, महू इंदौर के पास है। ठीक है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल भी बना हुआ है महू में। ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तथा मृत्यु उनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में मृत्यु हुई थी, महू में जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया, देखो ये सवाल MPCS 1992 घटना चक्र से सारे MCQ हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वो है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो हम विचार करेंगे। तो पहला कथन दिया हुआ है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, तो पहला कथन आपका क्या है, तृतीय मतलब थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, थर्ड राउंड टेबल मीट जो आपकी हुई थी, उसके विचार विमर्श की परिणति मतलब उसके विचार विमर्श का क्या था, परिणाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, तो ये आपका पहला कथन। दूसरा कथन आपका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए नंबर का केवल एक, बी नंबर का केवल दो, सी नंबर का एक और दो दोनों, या आपका डी नंबर का है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है या दोनों गलत है, ये सब आपको बताना है। तो करिए आंसर। देखो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। दोनों ही क्या है, सही है दोनों कथन। पहला कथन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है आपके। तो सी नंबर का आपका ऑप्शन क्या है, सही है। सी नंबर का आपका ऑप्शन सही है, देख लो आंसर सी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन हम पढ़ लेते हैं। तो देखो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये बात क्या है, सही है, मतलब दोनों सही हैं ये कथन जो आपको दिए हुए। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, दो वक्तव्य आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना है। सबसे पहले देखो, तो पहला आपका कथन क्या है, आपका कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, आपका जो कारण है वो आर है, वो है क्या, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आर कारण जो आपका है वो है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो आपको बताना है
कि उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है वो है ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना, आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। बी नंबर का आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी नंबर का आपका ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी नंबर का आपका ऑप्शन है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो आपको बताना है दोनों कथनों को देख के कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, ए और आर दोनों सही हैं। भारत का संविधान देश की क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, इसको गहज संविधान भी कहा जाता है। कई लोग बोलते हैं गहज संविधान है, दूसरे जहाँ जहाँ से जो जो मिला उसको क्या हुआ, भारतीय रूप में उसको ढाल के अपने संविधान में शामिल कर लिया, सारे देशों की अच्छी बातों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो कई लोग बोलते हैं गहज संविधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी। मतलब ए और आर क्या है, दोनों सत्य हैं परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो देखो बी नंबर का सही है। अब इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखो, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। ठीक है ना, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या है, सक्षम है। साथ ही यदि आपको लगे कि इसमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है या कुछ घटाना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गहन संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, गहन संविधान भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी, तो बी नंबर का आपका ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। ठीक है ना, आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आजाद ने, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो आपको बताना है किसने कही थी ये बात। ये क्वेश्चन आया है, देखो MPPCS यानी MPPSC प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है MPPSC, समझ रहा, जो कहीं से भी आपको मोस्ट नहीं लगेंगे, कई सारे आपको नोट्स में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होके भी आ सकते हैं आपको, मतलब ये दोबारा से दिख सकते हैं। तो इनको करना क्या है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बताओ इसका सही आंसर क्या है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की। तो देखो इसका सही आंसर है मौलाना आज़ाद ने। तो जो मौलाना आज़ाद थे उन्होंने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन देख लो इसका। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, मौलाना आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और इसका समर्थन किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ठीक है ना, अब ये आपको ये जो लिखा है क्वेश्चन से, इसको सुन के या देख के आपको किसी राजनेता का स्टेटमेंट याद आ रहा है क्या आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बोला था ऐसा कि महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या करना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ऐसा बोला है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। फिर भी देख लो, इसका आपका ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, बी है जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी है महात्मा गांधी। तो बताना है ऐसा किसने बोला था, क्या बोला था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए।
ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसका कथन है। तो आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित क्या है? सर्वोपरि है। तो आपको इसका आंसर बताना है। करिए आंसर। देखो इसका सही आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कथन कहा था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो देख लो कथन, मतलब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ तो देखो, प्रश्नगत कथन। ठीक ना। प्रश्न में जो कथन दिया हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का क्या है? अंश है। तो ये कथन किसने बोला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ठीक है। तो आपको बताना है, तो ऐसा आपको लगता है कि ये कथन सही होगा कि अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार नहीं दिए गए? संविधान में दिए गए हैं, बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन क्या है ये जो विदेशी विद्वान हैं, इन्होंने क्या किया, हमारी बनाई हुई हर चीज़ को क्या हुआ, कमतर रखने की कोशिश की। ठीक है। तो ये तो खैर अलग बात हो गई। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अपनी राष्ट्रपति प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं ए मॉरिस जोन्स का, बी हार्डग्रेव जूनियर का, सी अलेक्जेंड्रोविच का, या डी आइवर जेनिंग्स का। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। आइवर जेनिंग्स, डी नंबर का। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है डी आइवर जेनिंग्स। ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो इसका। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ये बोला था आइवर जेनिंग्स ने। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ध्यान है ये स्टेटमेंट, जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था तो संविधान सभा के बारे में जितने भी स्टेटमेंट जैसे जिसने दिए हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे भी बताना है कि ये बात कौन, मतलब ये किसने कहा है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्टिन ने, बी सी आर एटली ने, सी विंस्टन चर्चिल ने, डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखो सही आंसर है इसका ऑस्टिन ने, ग्रीन विले ऑस्टिन का पूरा नाम था, ग्रीन विले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इन्होंने बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है ना। इसका आंसर है ए। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लो। ठीक है। तो देखो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेन विले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ठीक है ना।
तो संविधान सभा क्या थी? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य किसका था? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार थे ग्रेनवेले ऑस्टिन, इन्होंने ये बोला था। और यह वक्तव्य जो है उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी ये पूछ लिया आपसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी किताब है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी किताब है? तो ये किताब है किसकी? ग्रेनवेले ऑस्टिन की। पूरा नाम है ग्रेनवेले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन भी लिखा रहता है। ठीक, तो इन्हीं ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्य कितनी थी भारतीय संविधान सभा में, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, मतलब संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी थी? तो आपको इसका आंसर करना है, तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है ए 15। इसका सही आंसर है ए 15, मतलब कि ये वाला आपका ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, तो भारतीय डिस्क्रिप्शन देख लो, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, या महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो ये आज के लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगले लेक्चर में हम एमसीक्यू करेंगे, या अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन लगाएंगे। काहे के हम लगाएंगे संविधान सभा की जो समितियां थी। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण करने के लिए क्या किया था? कई सारी समितियों का निर्माण किया था, जैसे संघ संविधान समिति हो गई, अल्पसंख्यक समिति होगी, झंडा समिति होगी, प्रारूप समिति होगी। तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आते हैं। ठीक है ना, ये सब आता है। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, और हम संविधान की समितियों से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, अंतरिम सरकार से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के तो कर ही लिया हमने क्वेश्चन। उसके बाद हम मौलिक अधिकार पे आएंगे, नीति निर्देशक तत्वों पे आएंगे। ठीक है, इन सबके क्वेश्चन हम करेंगे। ये सब आपके कोर्स में दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस नया चेंज हुआ है 2024 में, जो आपका सिलेबस आ गया उसके अनुसार आपका जो पॉलिटी है या इंडियन पॉलिटी है वो यूनिट 5 में हो गई। उसी में आपकी क्या हो गई है? उसी में आपकी एमपी की पॉलिटी भी इंक्लूड हो गई है। तो वो सब, और उसी में आयोग भी आ गया। ठीक है, आयोग खत्म नहीं हुए, आयोग यूनिट 5 में आ गए आपके। ठीक है ना, तो यूनिट 5 में इंडियन पॉलिटी आ गई, एमपी की पॉलिटी आ गई, और साथ ही साथ क्या आ गया? आयोग भी आ गए। तो उन सब के हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ यूनिट 5 के लेक्चर आपको फ्री रोज़ डाले जा रहे हैं। ठीक है ना, फ्री आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज़ एक लेक्चर आप पढ़ सकते हो। नीति निर्देशक तत्व तक मैंने उसमें कवर कर दिया। नीति निर्देशक तत्व तक जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, वो मैंने कवर कर दी हैं। तो आज के लेक्चर का यहीं अंत करते हैं। और यदि आप चाहते हो इस प्रकार के लेक्चर मैं आपके लिए और बनाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक ना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोग कई सारे उपयोगी मटेरियल, जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा है उससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट मटेरियल डालते रहते हैं। एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट मटेरियल उसमें डेली डाला जाता है। ठीक है ना, तो उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।